तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए बेताल पच्चीसी का एपिसोड 2 बताने का निर्णय लिया है। इसमें हमने पहले आपके लिए एपिसोड 1 को सुनाया था, जिससे हम आपका ध्यान जोड़ देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि महाराज भर्तृ महाराज विक्रम को राज देकर तपस्या करने चले जाते हैं और महाराज विक्रम राज करने लगते हैं। एक दिन महाराज विक्रम अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनका सामना एक देव से हो गया। तो देव ने महाराज विक्रम को अपनी नगरी में प्रवेश नहीं करने दिया। जब प्रवेश करने लगे तो देव कहने लगा, या तो तुम मुझसे युद्ध करो और या फिर तुम मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो महाराज विक्रम में और देव में युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ उन दोनों में। उनके युद्ध से मानो पृथ्वी कांपने लगी और विक्रम ने उसे युद्ध में हरा दिया। तब देव ने अपना परिचय दिया। वह कहने लगा कि महाराज विक्रम, मैं इंद्र ने यहां पर महाराज भर्तृ के चले जाने के पश्चात इस नगर की रक्षा के लिए भेजा था और कहा था कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति इसमें ना घुस पाए। इसलिए आपने इसमें प्रवेश किया। मैं आपको पहचानता नहीं था, मैं आपका पराक्रम देखना चाह रहा था। तो आप पराक्रमी राजा हैं। अब आप मेरी बात सुने। आपको एक साधु फल देने आएगा, जो कि एक जाति का कुम्हार है। वह अपने मंत्रों को सिद्ध कर रहा है। वह आपको फल देकर के, आपको भेंट चढ़ा के अपना सेवक बनाना चाहता है और आपसे फिर अनेक तरह के कार्य करवाएगा। इस प्रकार से कहकर के महाराज से वह देव चला गया इंद्रलोक को और महाराज राज करने लगे। तभी क्या होता है कि एक दिन महाराज विक्रम वन में जा रहे थे कि अचानक उसके सामने साधु के रूप में वह कुम्हार आ जाता है और आकर के कहता है कि राजन, आप ये फल ले लो। तो उसने फल ले लिया। इस प्रकार से वह कई दिन तक फल देता रहा और राजा उनको रखता गया कि एक दिन उससे वह फल फूट गया, टूट गया, जिसमें से एक लाल निकला था। उस लाल को प्राप्त करके राजा कहने लगा कि तुम इतने फल किस लिए दे रहे हो? कि मैं इतने फल इसलिए दे रहा हूं कि तुम एक काम करो, तुम्हें ऐसे ही ना जाने कितने लाल और धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी यदि तुम एक काम करें। उसने कहा महाराज ने कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? कि तुम जाओ और जाकर के घने जंगलों में एक पेड़ पर, जो कि शमशान है, उस पेड़ पर एक मुर्दा आपको लटका हुआ मिलेगा। उस मुर्दे को मेरे पास ले आओ। तो दोस्तों, महाराज विक्रम उस साधु के कहे अनुसार बेताल को लेने चल देते हैं। पहुंच जाते हैं उसी घने जंगल में जहां पर हाथी चिंगाड़ रहे हैं, शेर घुर्रा रहे हैं और भूत भूतनियां नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार का वहां पर दृश्य था। महाराज पहुंच जाते हैं बिना किसी कारण डरे हुए। और उसने जाकर के क्या किया, महाराज ने कि उस पेड़ से उस मुर्दे को उतारना चाहा तो उन्होंने रस्सी फेंकी, उस रस्सी को काट दिया दोस्तों उस मुर्दे ने। लेकिन फिर रस्सी फेंक के दोबारा उस मुर्दे को उतार लिया। मुर्दे को उतार के जमीन में रख के और फिर रस्सी को खोलने लगे कि इतने में रस्सी काट के फिर मुर्दा जाके वापस लटक गया। तो फिर उसने, महाराज ने चढ़ के उस मुर्दे को उतारा और उसे कंधों से ही नहीं उतारा, उतार के रख के सीधे ही चल दिए लेकर के। मुर्दा से कहने लगा राजा विक्रम
कि बताओ तुम कौन हो। लेकिन मुर्दे ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बहुत दूर चला गया तो राजा से मुर्दा कहने लगा कि तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से ले जा रहे हो। इस पर राजा विक्रम कहने लगा कि मैं राजा विक्रम हूं, उज्जैनी का राजा हूं, भरतरी का छोटा भाई हूं, और मैं तुम्हें यहां से लेकर के ही जाऊंगा। इस बात को सुना तो विक्रम से कहने लगा बेताल कैसा है। राजा विक्रम मेरा नाम बेताल है, और सुन रास्ता घना लंबा है उज्जैन तक चलने का, इसलिए आपसे मेरी एक शर्त है कि आप मुझे लेकर के तो चल रहे हो, लेकिन जहां भी रास्ते में आप बोल जाएंगे तो मैं इसी पेड़ से वापस आके लटक जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे कि ठीक है, तुम मेरे साथ तो चलो, मैं बोलूंगा नहीं। इस प्रकार महाराज विक्रम चलते रहे। लेकिन क्या होता है, थोड़ी दूर चलने के पश्चात वह मुर्दा बोलने लगा कि राजा विक्रम रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए समय पास करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और मेरी ये शर्त है कि यदि आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपके सर के टुकड़े कर दूंगा, और यदि आपने सही जवाब दिया तो मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार से शर्त लगा दी। महाराज विक्रम चुपचाप उसकी कहानी सुन रहे थे। तो महाराज विक्रम से कहने लगा बेताल कि महाराज बताइए, मैं कहानी सुना रहा हूं, आप उत्तर देना। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन राजकुमार ने अपने दीवान के लड़के को साथ लेकर के शिकार खेलने जाने को सोचा, तो शिकार खेलने के लिए वह चल दिया। घूमते घूमते उन्हें कहीं शिकार नहीं मिली तो वो एक तालाब के पास में आ गए। उसके पानी में कमल खिले हुए थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। इस प्रकार से राजा का लड़का वज्र मुकुट और दीवान का लड़का वहां ठहर गए। तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए और घोड़ों को मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन करके वापस लौटे कि देखते क्या हैं, तालाब के किनारे एक राजकुमारी सहेलियों के साथ स्नान कर रही है। तो हे राजन, दीवान के लड़के ने और उस राजा के लड़के ने उन्हें देखा तो दीवान का लड़का तो समझदार था, वह एक पेड़ के नीचे जाकर के लेट गया, परंतु राजकुमार से नहीं रहा गया। वह आगे बढ़ गया और राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला और कान से लगाया, दांत से कुतरा और पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर श्रोताओं, वह राजकुमार निराश हो गया और अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो इसका नाम मालूम है और ना इसका गांव मालूम है, ये कहाँ की रहने वाली है। तो इस प्रकार से अपने मित्र से वह राजकुमार कह रहा था। तो दीवान का लड़का कहने लगा कि राजकुमार, आप इतना क्यों घबरा रहे हो, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा कैसे? तो दीवान का लड़का कहने लगा, राजन विक्रम, कि उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूं।
दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतवाट राजा की पुत्री हूं, और पांव से दबाया तो उसका अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है, और छाती से लगाया तो उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनकर राजकुमार खुशी से फूल उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक में ले चलो। तो इस प्रकार से ही राजा उसे वह दीवान का लड़का कर्नाटक में लेकर के चल दिया। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंच गए, और राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, मां, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। तो श्रोताओं, बुढ़िया बोली कि बेटाओ, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक तुम्हारी समझ में आए तब तक यहां रहो। तो दोनों वहीं ठहर गए, और दीवान के बेटे ने उससे पूछा, मां, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, दोस्तों, कि बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में लगा हुआ है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय हूं। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूं। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखकर मैं महल में आ जाती हूं। राजकुमार ने दोस्तों ये सुन के बुढ़िया से कहा, और बुढ़िया को कुछ धन दे दिया, और कहा कि मां, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। तो दोस्तों, अगले दिन बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा कि राजकुमार, आप घबरा क्यों रहे हो? उसकी बातों को समझो। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब है कि अभी 10 दिन तक चांदनी के दिन हैं। इनके बीत जाने पर अंधेरी रात में मैं तुमसे मिलूंगी। तो 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी, तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा कि यहां से भाग। तो बुढ़िया ने आकर सारी बात फिर से राजकुमार को बता दी। तो राजकुमार फिर से शोकाकुल हो जाता है। दीवान के लड़के ने फिर समझाया और कहा कि इसमें हैरान होने की कौन सी बात है महाराज? तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब है? तो उसने बताया कि इसका अर्थ है कि अभी मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो, 3 दिन बीतने पर मैं तुमसे मिलूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार 3 दिन भी बीत जाते हैं और बुढ़िया को फिर से राजकुमार ने भेजा। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा और समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी, वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थी उसमें महल में। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया, तो दोस्तों राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन तक राजकुमार वहां रहा। लेकिन एक दिन रात्रि को अचानक
उसे अपने मित्र दीवान के लड़के की याद आ जाती है। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देख करके वह राजकुमार से कहने लगी कि आप उदास क्यों हो। तो इस पर उसने कारण बता दिया और वह बोला कि वह मेरा बड़ा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, और नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाता, न तुम मुझसे मिल पाती। जब राजकुमारी ने कहा कि मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूं, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। जब इस प्रकार से कहा और खाना बना दिया तो राजकुमार खाना साथ में लेकर अपने मित्र दीवान के लड़के के पास पहुंच जाता है। तो हे राजा, वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार से मिलने पर उसने सारा हाल पूछा और कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने ये भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का ये सुन के सोच में पड़ गया और कहने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने दोस्तों क्या किया कि थाली में से एक लड्डू को उठाकर कुत्ते को डाल दिया और खाते ही वह कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों दीवान का लड़का समझाने लगा, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। ये सलाह सुन के राजकुमार जाता है और राजकुमार ने वैसा ही किया। उसके आने पर दीवान का लड़का उसे साथ लेकर के जोगी का भेष बनाकर मरघट में जाकर के बैठ गया और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच दो और कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और ये मुझे उसने दिए हैं। दोस्तों राजकुमार ने उन गहनों को लेकर के बाजार में पहुंचते ही सुनार को दिखाया। सुनार ने देख करके पहचान लिया कि ये तो राजा की लड़की के गहने हैं, इसलिए सुनार ने भय के कारण कोतवाल को बुला लिया और कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कह दिया कि ये तो मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। तो इस प्रकार से गुरु को भी पकड़वा लिया और राजा के सामने पेश किया। तो हे महाराज विक्रम, योगी महाराज को ले जाकर के जब राजा पूछने लगा, कहने लगा कि हे योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले हैं? तो योगी बने हुए दीवान के लड़के ने कहा कि महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि वहां पर एक डाकनी आ गई और उस डाकनी ने क्या किया कि उसने आकर के मेरे सामने कई तरह की चेष्टाएं की। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया है। इतना सुनकर राजा बोला कि ये तो हमारी लड़की के गहने हैं, कहीं हमारी लड़की के जांघ पर ये निशान तो नहीं है। तो राजा ने जाकर के क्या किया, अपनी रानी से कहा कि हमारी जो लड़की है पद्मावती, उसकी जांघ को देखो, त्रिशूल का निशान बना है क्या? तो रानी ने देखा। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, बना हुआ है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ और बाहर आकर वह योगी को दूर ले जाकर एक साइड में कहने लगा कि महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए दंड क्या है? तो योगी कहने लगा, वह दीवान का लड़का, कि राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। दोस्तों ये सुनकर राजा ने क्या किया, पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का लड़का तो इसकी ताक में बैठे हुए थे
और क्या होता है महाराज विक्रम कि राजकुमारी को अकेली पाकर उन्होंने उसे साथ में लेकर अपने नगर को लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर दोस्तों बेताल बोला कि राजा विक्रम, अब मेरे बात का जवाब दीजिए कि ये बताओ कि पाप किसको लगा है। अब राजा बोले नहीं तो भी आफत और बोले तो भी आफत। तो राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया और कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया है जो बिना विचारे उसने अपनी लड़की को देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल बोला, बस यही तो कमी है राजा विक्रम, तू बोला और मैं चला। बेताल जाकर के फिर उसी पेड़ से लटक गया और बेताल को लेने के लिए फिर से महाराज विक्रम चल देते हैं। तो दोस्तों कहानी बहुत लंबी हो गई है, परंतु इसकी अगली कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।